तुम्हें सबका एहसास रहता है, यहाँ तक कि पौधों का। कब क्या चाहिए होता है परिंदों को, कब दाना डालना होता है। लेकिन मेरी हालत क्या तुम समझ नहीं पाती, या फिर समझकर भी जानबूझकर इग्नोर करती रहती हो। यूँ खुद पर बैठी तानिया को गौर से देखते हुए उसने शिकवा किया। तानिया, जो कासिम शाह के अंदर पल पल में बदल रही हालत को अच्छे तरीके से महसूस कर पा रही थी, वो चुभन में मज़ीद बढ़े ही जा रही थी। तभी वो उसके ऊपर से उठना चाहती थी। ऐसे दिलचस्प नावल्स के लिए फारिया खान नावल्स को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। सुनो, कहाँ जा रही हो? पति जो कमरे से जाने लगी, अरमान उसे पीछे से आवाज़ लगाए रोक गया। मैं सोने जा रही हूँ, मुझे देर हो चुकी है, फिर सुबह नमाज के लिए भी उठना होता है। परी ने सच बताया। यही सोना है तुमने यहाँ मेरे पास? अरमान, जिसके अरमान तो बह चुके थे, मगर अब वो परी को दूसरे कमरे में नहीं जाने दे सकता था। मैं यहाँ कैसे सो सकती हूँ? आप फिर कहाँ जाओगे? परी ने फिक्र जताते हुए कहा। मैं भी तो यहीं पर ही सोऊंगा। तकिया सही किए खुद लेटते अरमान ने उसे अपने पास लेटने का कहा। मैं कैसे? मुझे नहीं आदत किसी के पास सोने की। मुझे शर्म आती है, जिसकी वजह से मुझसे सोया भी नहीं जाएगा। आप अपने दुपट्टे को उंगलियों के साथ उलझाते हुए परी ने अपना मसला बताया। कभी तुम कहती हो तुम्हें मैं मारूंगा, इस वजह से तुम मेरे साथ एक कमरे में नहीं रहना चाहती, तो कभी अब नींद नहीं आएगी। एक बहाना तो सोच लो। वैसे एक बात बताऊंगा, क्या सच में तुम नहीं जानती कि शादी के बाद क्या होता है? अरमान को शक हो रहा था। जब परी नफ़ी में सर हिलाती। मैं सच में नहीं जानती, बस इतना पता है शोर बहुत ज़्यादा होता है। वो अपनी बीवी पर हाथ भी उठाते हैं, फिर उनके पेट में छोटा सा बच्चा डाल देते हैं। परी को जितना मालूम था उसने इतना बता दिया। अच्छा, तो वो बच्चा कैसे डालते हैं? मेरा मतलब कि किस रास्ते से? अरमान, जो मज़ीद परी की सोच जानना चाहता था, वो सोच रहा था कि परी झूठ बोल रही है, वो मासूम बनने का नाटक कर रही है। वो शायद मुंह से, शायद जैसे इंसान गोली नहीं निगलता वैसे उसे भी निगलना पड़ता होगा। परी, जिसकी सोच सुन अरमान का कहका निकल गया। क्या कहा तुमने? गोली की तरह? इधर आओ मेरे पास। अरमान को यूं हंसते देख परी को अजीब लगने लगा, जैसे कि कुछ गलत बोल दिया हो उसने। दूर क्यों खड़ी हो, आओ भी इधर। अरमान के एक मरतबा फिर से बुलाने पर वो उसके पास चली आई। जब अरमान उसका हाथ पकड़े बेड पर बिठाता। क्या तुम्हें बेबी चाहिए? क्योंकि मुझे तो अपनी नस्ल को बढ़ाना है, मुझे अपना वारिस चाहिए जो बिल्कुल मेरे जैसा हो। अरमान की बात सुन परी ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिला दिया। आप प्लीज़ बाहर से कहीं ले आए। मैं ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकती। पेट इतना बड़ा सा हो जाता है, न जाने वो कैसे सोती होंगी, कैसे चलती होंगी। परी की आंखें फ़ौरन से नम हो गईं आगे का सोचकर। जब तुम बेबी को यहाँ ले आओगी, फिर आगे कोई भी तकलीफ़ इस तकलीफ़ से कम लगेगी नहीं तुम्हें। पहली मर्तबा अपनी जान जाती महसूस होगी, मगर बार बार जब यही अमर दोहराया जाएगा तो तुम्हें खुद बहुत सुकून पहुंचने लगेगा। परी के पेट पर हाथ रखे अरमान ने उसे समझाने की कोशिश की। लेकिन मैं आपसे पहले भी कहा था, मुझे आम इंसानों से ज़्यादा दर्द महसूस होता है। प्लीज़ आप मत करें मेरे साथ ऐसे। परी हिचकी भरते हुए उसकी मिन्नत करने लगी। एक हफ्ता है तुम्हारे पास, जब मैं तुम्हारी बात मानूंगा, मगर उसके बाद तुम्हें मेरी हर बात को मानना पड़ेगा। तब तक तुम सीख तो सकती हो ना शादी के बाद क्या क्या होता है। अरमान पहले परी को सिखाना चाहता था, ताकि बाद में उसे किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। कैसे सिखाओगे आप मुझे? वो तो जस्सू से पूछने। लेट जाओ यहाँ पर। अरमान ने उसे लेटने का कहा। जब परी झिझकने लगी। कुछ नहीं करूँगा, अब लेट जाओ। ज़बरदस्ती कांधों से पकड़े वो उसे लेटा गया।
परी ने मज़ीद अच्छे तरीके से दुपट्टा अपने सीने पर फैला लिया। जब अरमान इस दुपट्टे को पकड़े उतारना शुरू हो गया। आप क्या कर रहे हो? परी को अजीब लगा, वो उसे रोकने लगी। जब अरमान एक ही झटके से उसके हाथ से दुपट्टा छीनता, सिखा रहा हूँ और इस सीख में इस चीज़ ही की कोई ज़रूरत नहीं होती। वो अभी 13 साल की थी, मगर फिर भी उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। जब अरमान अपने हाथ से उसके चेहरे को छूता हुआ सीने तक पहुंचता, फ्रॉक के ऊपर से ही गहराइयों को नापने लगा। अरमान का यूं बेबाकी से उसे छूना महसूस करती वो तड़पते हुए पीछे हुई। क्या कर रहे हो आप? आप मुझे ऐसे नहीं छू सकते, ये गलत होता है। किसी लड़की को ऐसे नहीं छूते। अगर मैं आपको ऐसे छूँ तो क्या आपको अच्छा लगेगा? परी जो थी तो छोटी, मगर अरमान पर चिल्लाना शुरू कर दिया था उसने। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने जो यूं शोर मचा रही हो? लो छू लो मुझे, मैं तो बुरा नहीं मनाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ हम दोनों का एक दूसरे पर हक है। जैसे चाहे जब चाहे हम छू सकते हैं एक दूसरे को। अरमान भी बगैर लिहाज किए अपनी बाहें फैलाता हुआ उसे इजाज़त दे गया। मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। परी को जब भी कोई जवाब नहीं आता था तो यूं ही बात ख़त्म कर दिया करती थी वो। लगती तो भोली चिड़िया थी, मगर इस चिड़िया की इतनी लंबी ज़ुबान होगी मैंने नहीं सोचा था। मुझे पहले ही शक था मासूम बनने का नाटक करती हो तुम, वरना तुम्हें पता तो सब कुछ ही है। अरमान मुकम्मल लड़ाई ही करना शुरू हो चुका था। तौबा तौबा, आप क्या हो? बिल्कुल वो जो होती है ना मोहल्ले की लड़ाई करने वाली पड़ोसनें, आप भी बिल्कुल वैसे ही लड़ रहे हो मेरे साथ। अगर जानते थे मुझे कि मैं नाटक करती हूँ मासूम बनने का, तो मत करते मुझसे शादी, कोई और ढूंढ लेते। परी भी अब लिहाज भूल चुकी थी। हाँ सही करता, कर ही लेता किसी खूबसूरत और समझदार लड़की से शादी, तो कम अज़ कम आज की रात मेरी ऐसी नहीं गुजरनी थी। सारा मज़ा ख़राब कर दिया। अब वहाँ क्यों खड़ी हो? सो वहाँ सोफ़े पर, तुम प्यार के काबिल ही नहीं हो। अरमान गुस्से का इतना तेज़ ही था, जबकि परी भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। मुँह बनाए वो सोफ़े पर जाकर बैठ गई। मुझसे यहाँ पर नहीं सोया जाएगा। सोफ़े पर बैठते ही उसने बता दिया। तुम खुद क्या हो, 4 फीट की, फिर भी सोया नहीं जाएगा तुमसे। दूसरा तकिया उठाया अरमान अपने सीने के साथ लगाता सोने की कोशिश करने लगा। किस्मत ही ख़राब है मेरी, इतने सालों बाद मिली बीवी मिली भी तो ऐसी, जो अकेले तकिए का सहारा लिए सोना पड़ रहा है मुझे। कहीं वाकई गलती तो नहीं कर दी? वैसे तो मेरी नज़रों के सामने बड़ी हुई है ये, मगर फिर भी मुझसे ज़ुबान दराज़ी कर रही है। शायद पहचानने में मुझसे गलती हो गई। अरमान जो परी को बहुत चालाक लड़की समझने लगा था, वहीं परी सोफ़े की बाजू पर सर रखती। कितने पूरे हैं ये, कैसे मुझे छुआ था उन्होंने? मुझसे गलती हो गई, भाग ही जाना चाहिए था मुझे, मगर जान जाती भी तो कहाँ पर? भाई ने तो कभी मेरा साथ ही नहीं दिया, और कोई यहाँ मेरा अपना है भी नहीं। तो परी जो खुद बार बार अरमान का छूना महसूस करती खौफजदा सी हुए जा रही थी। इसी सोच को सोचते न जाने कब उसकी आंख लग गई कि उसे पता ही ना चला। रात का न जाने कौन सा पहर था, जब शदीद भूख का एहसास होने पर उसकी आंख खुली। पेट से अजीबोगरीब आवाज़ें उसे सुनाई दे रही थीं, जो कि उसके भूखे होने की निशानदेही कर रही थी। अपने पेट पर हाथ रखती वो उठ बैठी। उसे तो ये भी याद नहीं था कि खाना खाया कब था। परेशानी की वजह से वो ख़ुद को मुकम्मल नज़रअंदाज किए हुए थी, तभी खाना भी नहीं खाया था। लेकिन अब उसका भूख से बुरा हाल हो रहा था। यकीनन उसे कुछ लाजमी खाना ही था, वरना ना तो सो पाती, ना ही सुकून मिलता उसे। एक नज़र उसने बेड पर सोए अरमान को देखा, जिसकी बंद आँखें उसके नींद में मुब्तला होना ज़ाहिर कर रही थी। खामोशी से उठकर वो दबे पाँव कमरे से बाहर निकलती किचन का रुख कर गई। स्विच बोर्ड से लाइट ऑन कर उसने फ्रिज खोलकर देखा तो वहाँ चिकन, मटन, कढ़ाई के साथ बिरयानी और बहुत सी हैवी डिशेस मौजूद थीं। परी को ये बहुत ज़्यादा पसंद तो नहीं थी, बहुत कम वो मजबूरी से खाया करती। इस वक्त भूख से निढाल हो रही थी वो, कब से मैदा खाली था। अगर अब इतना हैवी खाना खा लेती
तो यकीनन पेट खराब हो जाता। बेदिली से फ्रिज बंद करती, वो कबर्ड खोलकर कुछ हल्का फुल्का खाने को तलाश करने लगी। उसका इरादा फ़िलहाल कोई बिस्किट खाकर साथ मिल्क पिए सो जाने का था। हाथ ऊंचा करती वो कबर्ड खोलने की कोशिश कर रही थी, मगर कद छोटा होने की वजह से उसका हाथ ऊपर तक नहीं जा रहा था। परी एड़ियाँ ऊपर करती अपनी पूरी कोशिश कर रही थी इस कबर्ड तक हाथ पहुंचाने की, मगर बेसुध। हाँ, मगर उसकी इस कोशिश की वजह से परी का दूसरा हाथ शेल्फ पर रखे चाकू छुरियों के सेट के साथ टकरा गया और सभी छुरियाँ शेल्फ पर बिखर गईं। घबरा कर परी 2 कदम पीछे होती इन छुरियों को देखने लगी, जो हर साइज़ और अलग अलग शेप्स की थी। न जाने क्या सोच उसने एक छोटी सी छुरी हाथ बढ़ाकर उठा ली, जो कि उसकी फेवरेट भी थी। हमेशा खाना बनाते वक्त वो उसी छुरी का ज़्यादातर इस्तेमाल किया करती थी। हाँ, लेकिन 2 दिनों से वो किचन से दूर थी। अरमान ने उसे सिर्फ खुद की मुकम्मल तैयारी करने का हुक्म दे रखा था, क्योंकि उसे अपनी तुलना बिल्कुल परफेक्ट चाहिए थी। गौर से वो इस नोकदार छुरी को देखती उस पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर चुकी थी। उसे अरमान से खौफ महसूस हो रहा था। उसे डर था कहीं अरमान अपना किया वादा तोड़ उसके करीब ना आ जाए। न जाने वो क्या बर्ताव करे उसके साथ, कैसे उसके बदन को नोचे। वो कैसे बर्दाश्त करेगी उसका जुनूनी लम्स। खौफ का एहसास उसके रगो में सरायत कर गया। शायद परी ने अपने दिफा के लिए ही इस छुरी को उठाया था। अब तो शायद भूख भी ख़त्म हो गई थी। उसके दिमाग में अजीब सोचें जो घूमने लगी थी। इस वक्त अरमान ही उसे अपना सबसे बड़ा ख़तरा महसूस हो रहा था, जिसने ज़बरदस्ती उसे अपनी बीवी बना लिया था। वो जो कब से बेचैनी से करवटें बदल रहा था, नींद थी जो शायद रूठ गई थी उससे, या शायद अब उसे शदीद थकने के बाद ही नींद आनी थी। इतने सालों सब्र का फल बगैर खाए कैसे सो सकता था वो। बेचैनी से पहलू बदलते उसने रुख सोफ़े की जानिब किया जहाँ परी मौजूद थी, मगर अब उस सोफ़े को खाली देख वो झट से उठ बैठा। उसकी एक रात की दुल्हन आखिर कहाँ जा सकती थी। झट से खड़ा होता वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकला था। उससे पहले वो परी को तलाश करना शुरू करता, अचानक किचन से शोर की आवाज़ सुन उसका ध्यान इस सिमत गया। दूसरे ही लम्हे वो किचन की तरफ बढ़ा था। परी को शेल्फ के करीब खड़े देख अरमान के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ी थी। उसकी छोटी सी बीवी रात को किचन में यकीनन खाना खाने ही आई थी। वो जानता था परी भूखी है। अब उसे किचन में देख अरमान को खुशी भी हुई थी। इससे पहले वो 2 ही कदमों में परी तक पहुंचता, अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। किचन सारा अंधेरे में डूब गया। बहुत कम ऐसा हुआ करता था कि लाइट चली जाती। जब कभी भी तेज़ आंधी या बारिश होती तब बाज़ात लाइट का मसला हो जाता। घर में उसने चार्ज बैटरीज रखी हुई थी जो फ़ौरन लाइट के जाते ही ऑन हो जाती, पर उन्हें ऑन भी मुलाजिम ही किया करते थे जो कंट्रोल रूम के पास होते। पर शायद वो मुलाजिम भी सो रहे थे। अरमान ने जेब से मोबाइल निकाल अपने मुलाजिम को कॉल करके लाइट ऑन करने का हुक्म दिया। साथ ही मोबाइल टॉर्च चलाए वो सामने खड़ी परी की तरफ बढ़ा, जो बिल्कुल साख्त खड़ी थी। क्या हुआ तुम्हें, ऐसे क्यों खड़ी हो? परी को यूं बिल्कुल फ्रीज हुए देख वो तशवीश से उससे मुखातिब हुआ और हाथ परी के कांधे पर रखा। अरमान का लम्स पाते ही खौफ और हड़बड़ाहट के सबब परी उस छुरी के समेत अरमान की तरफ पलटी, जिससे उस छुरी की नोक अरमान के बाजू में धंस कर उसे ज़ख्मी कर चुकी थी। हल्की सी चीख के साथ अरमान ने गुस्से से वो छुरी परी के हाथ से छीन कर शेल्फ पर फेंकी थी। उसकी बाजू पर अच्छा खासा कट लग चुका था। लहू बहुत तेज़ी से बहता फर्श पर भी गिरने लगा था। वो छुरी उसकी बाजू की वेन लगी थी। इसी दौरान लाइट भी वापस आ गई। रोशनी में खुद के सामने पहाड़ की मानीत मजबूती से जमे अरमान उसकी बाजू के ज़ख्म को देख परी की सांस उसके हलक में अटकी थी। उसने कांपते हुए 2 कदम पीछे होना चाहा। बुरी तरह उसकी पुश्त शेल्फ से टकराई थी। ये क्या किया तुमने बेवकूफ़ लड़की, अपने शोहर को ही ज़ख्मी कर डाला। वो परी के नज़दीक होता उसके ऊपर आया था।
लम्हों में खौफ की वजह से परी की आंखें नम हो चुकी थीं। उसने डबडबाई आंखों से अरमान के चेहरे को देखने के बाद उसके ज़ख्म को देखा, जिस पर अरमान हाथ का दबाव डाले हुए था। वो मुझे माफ़ कर दें। पता नहीं कैसे हो गया मुझसे। आप पट्टी कर लें इसकी प्लीज़। वो कपकपाती हुई आवाज़ में बोलती अरमान को बहुत मासूम लगी। वो उसकी नम आँखों और कांपते हुए बदन को देख खुद के इश्तिआल पर काबू पाने लगा। वो जानता था परी से घबराहट की वजह से ये सब कुछ हुआ है, वरना वो इतनी हिम्मत नहीं रखती थी कि उस पर हमला कर सकती। परी के मासूम कमसन हुस्न को देख वो सैकड़ों में खुद पर काबू पाता पुरसुकून हो चुका था। हाँ, लेकिन जो गलती परी ने की थी उसकी सज़ा वो उसे लाजमी देने का इरादा रखता था। एक ही सूरत में माफ़ी मिलेगी तुम्हें। जो ज़ख्म मुझे दिया है उस पर मरहम भी तुम ही लगाओगी। जितनी तकलीफ़ मुझे पहुंची है, जो दर्द मैं महसूस कर रहा हूँ, उसी सुकून भी तुम ही दोगी। चलो कमरे में और इलाज करो मेरा। वो उसके चेहरे पर झुकता सरगोशी नमा आवाज़ में बोला। परी बिना उसकी बात का मतलब समझे, उसके कहे लफ्ज़ों का मफ़हूम जाने बिना, उसकी खुमारज़दा आंखों में देखे और गर्म झुलसा देने वाली सांसों को भांपे बगैर अरमान का हुक्म सुन नज़रें झुकाए अस्बात में सर हिला गई। अगले ही पल वो उसकी बाजू को मजबूती से थाम खींचते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ा। परी उसके साथ कमरे की तरफ खींचती चली गई। न जाने वो क्या करने वाला था, उस कैसे मरहम रखवाने वाला था परी से अपने ज़ख्म पर। जा वहाँ ड्रेसिंग टेबल के कबर्ड से फ़र्स्ट एड बॉक्स निकाल कर लाओ और ड्रेसिंग करो मेरी। कमरे में दाखिल होते ही अरमान परी का हाथ छोड़ उसे कहता खुद जाकर बेड पर बैठ गया। ना सिर्फ उसकी बाजू बल्कि पूरा हाथ भी लहू से तर था। परी कांपती हुई तेज़ी से ड्रेसिंग टेबल के करीब गई और कपकपाते हाथों से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल अरमान के पास चली आई। वो उसके कदमों में फर्श पर बैठकर उसकी ड्रेसिंग करना चाहती थी, मगर अरमान ने उसका हाथ पकड़ खींचते हुए उसे खुद के नज़दीक किया। गोद में बैठो मेरी और पट्टी करो इस ज़ख्म की। उसकी फरमाइश सुन परी की सांस अटकी थी। वो थूक निगलती पछतावे में घिरी नज़रें झुकाए अरमान की गोद में दोनों टांगें एक तरफ किए बैठने लगी। जब अरमान ने खुद ही उसकी कमर में बाजू हायर किए पोजीशन सेट की, परी को अपनी गोद में बिठा दिया। वो उसकी गोद में बैठी सहमी हुई नज़रों से अरमान की आंखों में देखने लगी। अब करो भी पट्टी या घूरती ही रहोगी मुझे। उसके बोलने पर परी ने घबराते हुए लरजते हाथों से फर्स्ट एड बॉक्स खोला और कॉटन निकाल अरमान का बाजू अपने हाथ से पकड़कर उसका ज़ख्म और बाजू साफ़ करने लगी। अरमान मुसलसल परी के चेहरे के तासुरात देखने में मसरूफ़ था। उसकी नम आँखें, उसका कपकपाता बदन, उसका बार बार गहरी लंबी सांस लेना अरमान के अंदर सोए हुए बहुत से जवां जज्बों को जगाने का काम कर रहा था। वो दीवाना बार परी को देखे जा रहा था। इस नन्ही सी लड़की की कुर्बत उस पर अजीब सा नशा तारी कर रही थी। वो खुद पर कंट्रोल खोता जा रहा था। उसे मालूम ही ना हो सका कब परी ने उसके ज़ख्म की पट्टी भी कर दी। होश तो उसे तब आया जब परी उसकी गोद से उठने लगी। उसे दूर जाते देख अरमान ने एक झटके से उसकी कमर को बाजू में जकड़े उसका रुख पलट कर परी को बेड पर गिराए खुद वो उसके ऊपर साया फगन हो गया। ज़ख्म तुमने दिया मुझे, जिसकी सज़ा अब मैं तुम्हें दूंगा। जो गलती की है उसका अजाला भी तो अब तुम ही करोगी, माय लिटिल डॉल। परी खौफ से उसकी सुर्खी माइल आंखों में देखती दिलो जान से लर्ज उठी। आखिर इरादा क्या था अरमान का? वो क्या करने वाला था? किस सज़ा की बात कर रहा था? इससे पहले वो कुछ समझ पाती, एक तरफा मुस्कुराहट के साथ वो नरमी से
परी के कपकपा रहे लबों को अंगूठे से रगड़ता उसके चेहरे पर झुके झट से उसकी सांसों पर काबज़ हो गया। अपने मुंह को हरकत में लाए वो परी की सांसों को जकड़ चुका था। उसके गर्म लम्स पर परी को अपनी सांस सीने में ही दबती महसूस हुई। दिल एक लम्हे को धड़कना भूल गया। वो आंखें फाड़े अपने बेहद नज़दीक अरमान के चेहरे को देख रही थी, जो आंखें मूंदे अपनी मनमर्जी करने में मसरूफ़ था। उसका लम्स इतनी शिद्दत लिए हुए था कि परी को लगा वो अब कभी सांस नहीं ले पाएगी। उसे अपने मुंह में लहू का जायका महसूस होने लगा था। अरमान वाकई में उसे सज़ा ही तो दे रहा था। दर्द की वजह से परी की आंखें नम होने लगीं। सांस रुकने की वजह से उसने एहतजाजन अरमान के सीने पर दोनों हाथों का दबाव डाले उसे पीछे को धकेलने की कोशिश की, वरना शायद वो वाकई में मर जाती। लेकिन अरमान उसके दोनों हाथ नरमी से अपने एक हाथ में जकड़कर परी के सर के करीब लॉक कर गया। परी का बदन पूरी तरह लर्ज़ रहा था, जैसे सांस रुकने से उसके जिस्म से जान निकलने वाली हो। उसकी बिगड़ती हालत महसूस करता अरमान, जो उसकी सांसें बुरी तरह इनहेल कर रहा था, आखिर को उस पर तरस खाए एकदम से उससे दूर हुआ। परी ने खांसते हुए तेज़ी से सांस लेते खुद का तनफ़ुस बहाल करना शुरू कर दिया था। सांस तो अरमान की भी भूल चुकी थी। वो खुमार आलूद निगाहों से परी के लबों पर लगे कट को देखता, अपने ज़ुबान लबों पर फेरते हुए कुछ पल उसके वजूद को देखता रहा। बार बार सांस लेने की वजह से परी के नुमाया हो रहे नुस्वानी हुस्न को देखते उसके लो देते जज्बात मज़ीद भड़कने लगे। अभी परी ठीक से अपना तनफ़ुस दुरुस्त भी ना कर पाई थी कि अरमान उसके ज़ख्मी लबों पर झुके अपनी ज़ुबान से मरहम लगाता फिर से उसकी सांसों पर काबज़ हो गया। साथ ही उसने अपने हाथों की बेबाक हरकत उसके बदन पर शुरू कर दी थी। अरमान के मजबूत मर्दाना हाथों की गिरफ्त परी के अपनी कमीज़ के अंदर जाकर अपने नुस्वानी हुस्न पर महसूस करती रही। सही उसकी सांस भी मुकम्मल रुक चुकी थी, जिसकी बिना परवाह किए अरमान अपने मुंह को हरकत में लाए, साथ ही उसके हाथों की हरकत में भी इजाफा कर चुका था। अरमान, जिसका मज़ीद बढ़ना परी से सहन नहीं हो पा रहा था। एक मरतबा जो वो उसके करीब आ गया, फिर सभी होश ही खो बैठा था, पर तभी अपना वादा भी उसे याद नहीं रहा था। मज़ीद उसे गुर्बतें बढ़ाते देख परी ने पूरा जोर लगाया अपनी टांग को फोल्ड करते घुटना अरमान के पेट पर मारा, जिससे वो उसके हाथों को छोड़ गया। जिस बाजू पर अरमान के चोट लगी थी उसको दबाती वो उसे दर्द दे गई। अरमान चिल्लाता उससे दूर हट गया और खुद परी अंधाधुंध भागती बाथरूम में खुद को लॉक कर गई। परी, दरवाज़ा खोलो। अरमान यूँ इतना नज़दीक आने के बाद अब उसे छोड़ नहीं सकता था, तभी दरवाज़ा खटखटाता उसे बाहर आने का कहने लगा। परी का पूरा वजूद कांपे जा रहा था। अभी तक वो नहीं जानती थी कि यह सब भी होता है। अगर मज़ीद हदूद अरमान पार कर जाता तब बेचारी परी क्या करती। कानों पर हाथ रखती वो वहीं बैठी रही। अरमान खुद ही जाकर बिस्तर पर बैठता, पानी पीने लगा। गुस्सा तो बहुत आ रहा था उसे परी पर, मगर वो नन्ही सी जान इतना डर चुकी थी उससे, जो शायद कभी भी अब उसका सामना नहीं कर पाएगी। डरा ही इतना दिया था उसने उसे। सुबह के 7 बजे का वक्त था। जिस पहर सभी बच्चे और बड़े अपने अपने कामों पर जाने में मसरूफ़ थे, जब अहमद भी अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा था। बड़े से स्कूल, जो शहर का सबसे मशहूर स्कूल कहलाता था, उसके बाहर गाड़ी रोक के वो नीचे उतरा था। जब वॉचमैन यूँ गलत अंदाज से उसे गाड़ी रोकते देख, हेलो, चलो साइड पर करो, इसे ये जगह गाड़ी पार्क करने के लिए नहीं है। यूँ वॉचमैन के अहमद को मुखातिब करने पर वो हैरत से उसकी जानिब देखता। मेरा जहाँ मन चाहेगा वहीं गाड़ी खड़ी करूँगा, मसला है तो इस जगह को पार्किंग एरिया बना लो। क्या अपने बच्चे को दाखिल करवाने आए हो, लेकिन पूरा स्कूल नहीं ख़रीद लिया? सुनो, एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं यहाँ किसी को दाखिल करवाने नहीं
बल्कि खुद दाखिल होने आया हूँ और चाहूँ तो स्कूल को क्या तुझे भी खरीद लूँ, पर फ़िलहाल पैसा खर्च ऐसी जगह करने का मन नहीं है मेरा। अहमद का गुरूर देख सब हैरान रह गए। रायना जो अपनी क्लास में मौजूद बच्चों को पढ़ाने में मसरूफ़ थी, जब अहमद बगैर इजाज़त मांगे सीधा क्लासरूम में चला आया। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अंदर कैसे आए? रायना जो हैरान रह गई अहमद को यहाँ पर देखकर। मैडम जी, पढ़ने आए हैं हम भी अभी अभी दाखिला लिया है, महंगी फ़ीस भर कर आ रहा हूँ मैं। चलो अब से आपको मुझे भी पढ़ाना होगा। अहमद जो छोटे छोटे बच्चों के साथ खुद भी क्लासरूम में आकर बैठ गया। छोटी सी कुर्सी जिस पर बैठने में मुश्किल हो रही थी उसे, मगर फिर भी उसे रायना की क्लास में ही पढ़ना था। उम्र देखिए अपनी, इस उम्र में खुद के बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, ना कि खुद पढ़ा जाता है। रायना को अहमद बिल्कुल पसंद नहीं था, तभी वो उसका वजूद बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अच्छा जी, अब पढ़ाई के लिए भी उम्र देखी जाएगी? ये मेरी मर्ज़ी है। मैं चाहे 90 साल की उम्र में ही क्यों ना पढ़ूं, तो मुझे रोक नहीं सकती। अब चलो बच्चों, परेशान हो रहे हैं। कैसे बड़बोली टीचर है हमारी, क्या पढ़ाती होगी आपको? अहमद जो अपने साथ वाली बच्ची से बात करने लगा था। मैं शिकायत लगाऊंगी हमारे प्रिंसिपल से। रायना जो बेबस होने पर प्रिंसिपल के पास जाने का फ़ैसला कर गई। उसको इतने पैसे देकर आ रहा हूँ, देख लेते हैं इस प्रिंसिपल को। अगर अपनी जान प्यारी ना हुई तो निकाल देगा मुझे यहाँ से। अहमद अगली कुर्सी पर बैठे बच्चे को उठने का बोल खुद उसकी कुर्सी पर पाँव रखता लापरवाही से बोला, अब तुम धमकी भी देना शुरू हो गए। मैं जानती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ मुझे परेशान करने की खातिर तुम यहाँ पर आए हो। रायना जो जानती थी अहमद की सोच को। हाँ तो हो जाओ ना परेशान, वैसे तो तुम्हें मेरी मौजूदगी भी तंग करती है, तो अब कैसे बर्दाश्त करोगे तुम मुझे? अहमद जिसने तंज किया था। रायना का मन कर रहा था अभी के अभी उसकी जान ले ले, मगर वो बेबस हो चुकी थी, कुछ नहीं कर सकती थी अब वो सिवाय खुद स्कूल छोड़ने के। पढ़ने का शौक़ इस उम्र में जागा है तो ठीक है, फिर तहज़ीब से तुम्हें रहना पड़ेगा। ये क्या बैठने का तरीका है तुम्हारा? नीचे करो पाँव। रायना भी उसे बताने वाली थी कि पढ़ाई करना इतना भी आसान नहीं होता। मैडम जी, अब इसमें भी आपको मसला है? मेरी मर्ज़ी, मैं जैसे चाहूँ बैठूँ। मज़ीद वो अपने पाँव को हिलाने लगा। जब रायना पैमाना उठाए उसकी टांग पर मैं मारती। ये स्कूल है, तुम्हारा घर नहीं। अगर पढ़ना है तो तमीज़ भी सीख कर आओ। टांग पर पैमाना लगने पर अहमद पाँव नीचे कर गया, जबकि रायना को वो खूनखा नज़रों से घूरने लगा था। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? जब हम ख्याल रखते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, तो बहुत जल्दी वो बड़े हो जाते हैं। रायना फिर से बाकी बच्चों को पढ़ाना शुरू हो गई। जब अहमद टेबल पर हाथ मारता, मैडम जी, ये क्या पढ़ाने वाली चीज़ें हैं? सबको पता है पौधों को पानी दो तो वो बड़े बढ़ेंगे ही। कुछ अच्छा सा पढ़ाओ जो हमें मालूम ना हो। अहमद जानबूझ के रायना को तंग कर रहा था। अब तुम्हारी उम्र जितनी अगर बाकी बच्चे भी होते तो उनको भी सब मालूम होता। मैं तो यही पढ़ाऊँगी, दिलचस्प बातें तुम पढ़ा लो। रायना फिर से वही पढ़ाने लगी थी। जब अहमद खुद उठता रायना के पास जाए, बच्चों, जैसे कि आप सबको मालूम है मैं आपका नया क्लास फ़ेलो हूँ, तो आज मैं आपको कुछ अलग पढ़ाऊँगा। जैसे अमेज़न जंगल में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। आज तक इस बात से हर कोई ला इलम रहा है। मैं खुद इस जगह जा चुका हूँ एक काम के सिलसिले में, और वहाँ का माहौल बहुत दिलचस्प रहा। अहमद जिसकी बातें सभी बच्चे काफ़ी शौक़ से सुनने लगे। तो क्या आपको कोई बड़ा सा जानवर देखने को मिला? एक बच्ची फ़ौरन सवाल पूछने लगी। हाँ, मिले तो बहुत से थे, मगर कुछ लोग उनसे ज़्यादा जहरीले होते हैं। एक नज़र रायना की जानिब देखता उसने ऐसी बात कही। रायना का सर दर्द करने लगा था। इतनी सी ही देर में वो खुद क्लास से बाहर जाए खुद के लिए कॉफ़ी ले आई। हो गया तुम्हारा जंगलों के मुतल्लिक लेक्चर देना? अब जाओ अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाओ। और तुम सब क्या इंजॉय कर रहे हो इसकी फ़जूल बातों को? पेपर में भी क्या यही सब लिख कर आना है?
रायना कॉफ़ी पीती अहमद को वापस अपनी कुर्सी पर जाने का कह गई। मैडम जी, आपके कितने मसले हैं, पहले कॉफ़ी तो पी लें। वैसे भी आपकी बातें सुनकर बेचारे स्टूडेंट को नींद आ जाया करती होगी, अहमद ने मजाक उड़ाया था जब रायना गुस्से से उसकी बाजू पर थप्पड़ लगाती। तुम जैसे बदतमीज स्टूडेंट को सही करना जानती हूँ मैं। बहुत बोलने का शौक़ है तो जाओ यहाँ से। अगर पढ़ना है तो इस ज़ुबान को कल घर छोड़ कर आना। पहली मर्तबा अहमद को किसी ने डांटा था और साथ थप्पड़ भी लगाया था। स्टूडेंट को मारने का अंजाम जानती हैं आप। जेल करवाऊंगा मैं आपको कि कैसे जुल्म करती हैं आप अपने स्टूडेंट पर। अहमद ने उसे धमकी दी थी जब रायना उसकी बाजू पकड़े रोकने लगी, मगर अहमद अपनी बाजू झटक गया, जिसकी वजह से जो कॉफ़ी रायना ने पकड़ी हुई थी वो उसके कपड़ों पर गिर गई। ये क्या किया तुमने? सारे कपड़े उसके ख़राब हो गए। सब बच्चे हंसने लगे थे जब अहमद भी पलटकर उसकी सफ़ेद शर्ट कॉफ़ी गिरने की वजह से ख़राब देख खुद भी हंसना शुरू हो गया। तुम कितने बदतमीज़ हो। आते के साथ ही तुम्हारी वजह से सब खराब ही हो रहा है मेरे साथ। रायना इस बात का कसूरवार भी अहमद को ठहराने लगी थी। अब मेरी क्या गलती है? मारा तो तुमने मुझे था। लाओ साफ़ कर देता हूँ मैं। वो उसके पीछे पीछे जाने लगा जब रायना उसे खुद से दूर रहने का बोलती खुद वॉशरूम जाए अंदर से दरवाज़ा लॉक कर गई। ऐसे कौन से गुनाह कर दिए हैं मैंने जो ऐसी सज़ा मुझे मिल रही है? कहाँ से आया है ये इंसान? यहाँ मेरी बीमारी के मुतालिक सुनकर लोग मुझसे दूर भागने लगते हैं, और एक ये है जो ज़बरदस्ती मेरे पीछे पड़ रहा है। मुसलसल अहमद की बुराइयाँ करती उसने अपनी शर्ट को तारे पानी से धोना शुरू कर दिया। इस वक्त नीचे से मेदे जितने बलाई लिबास पहना हुआ था उसने। अब कितने घंटे लग जाएंगे उसे सूखते सूखते? इतनी देर तो यहाँ मैं नहीं रुक सकती हूँ ना। वो खुद से बड़बड़ाते हुए अपनी शर्ट को हैंग करती इंतज़ार करने लगी उसके सूखने का, जब अचानक से कोई बाथरूम में दाखिल हुआ। तुम अंदर कैसे आए? अहमद को यूं बाथरूम के अंदर आते देख रायना शॉक्ड रह गई। वो तो ये तक भूल चुकी थी कि इस वक्त उसके वजूद पर शर्ट मौजूद नहीं है। तुम्हारा पाला एक बहुत ज़्यादा टैलेंटेड इंसान से पड़ चुका है। ऐसे दरवाज़े खोलना तो मेरे बाएं पाँव का खेल है। अहमद जो खुद की तारीफ़ खुद ही कर गया। वैसे अच्छी दिख रही हो, ऐसे कपड़े पहनने लग जाओ तो लड़कों की तो लाइनें लग जाएंगी तुम्हारे आगे पीछे। अहमद जो बड़े गौर से रायना के वजूद को देख रहा था जब जल्दी से वो अपनी बाजू खुद के सीने पर बांधती। तुम्हारे जैसा बुरा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। कितने बड़े ठरकी हो तुम। अब तुम देखना जेल में तुम्हें मैं करवाती हूँ। बस मेरी शर्ट सूख जाए जो तुम्हारी वजह से ख़राब हुई है। रायना अहमद से जान छुड़वाना चाहती थी। अच्छा ठीक है, चली जाना, लेकिन क्या बताओगी? एक लड़का मेरे इश्क में पागल होकर मेरी क्लास में पढ़ने आ गया है, जो गुस्से से तुम्हारे फूल जाने वाले गालों को देखने के लिए तुम्हें तंग करता है। अहमद जो रायना के नज़दीक पढ़ते हुए उसे खुली इजाज़त दे गया। तुम दूर रहो, देखो मैं शोर मचाना शुरू कर दूंगी, फिर सब तुम्हें बहुत मारेंगे। रायना पीछे पीछे हटती अहमद को दूर रहने का कहने लगी। क्यों? तुम्हें क्यों डर लग रहा है? तुम्हें तो कुछ महसूस ही नहीं होता, फिर यह घबराहट क्यों? रायना की पेशानी पर आए पसीने की नन्ही नन्ही बूंदों पर फूंक मारे अहमद ने इस घबराहट की वजह पूछी। मुझे क्यों डर लगेगा? बस तुम जाओ, लेडीज़ के बाथरूम में इस वक्त मौजूद हो और इस स्कूल में ज़्यादा औरतें ही टीचर हैं। रायना जो अभी बात ही कर रही थी जब अहमद उसे कमर से दबोचे अपने करीब खींचे। तुम किस को डरा रही हो जिससे सारी दुनिया डरती है? बहुत खुशकिस्मत हो तुम जो मैं तुम्हें अपना कीमती वक्त दे रहा हूँ, वरना आज तक हर इंसान मेरा वक्त मांगने की हसरत करता है। पहली मर्तबा रायना को इतना अजीब महसूस हो रहा था। दिल जो इस कदर तेज़ी से धड़कता उसके सीने में बेचैनी भर रहा था। ऊपर नज़र उठाए वो अहमद की बातें समझने की कोशिश कर रही थी। उसका छूना एक अलग किस्म का एहसास पैदा कर रहा था, जबकि हर डॉक्टर जवाब दे चुका था कि रायना की इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। गलती हुई है ना मुझसे, तुम्हारी शर्ट को ख़राब कर दिया तो 2 मिनटों में सुखा भी मैं ही देता हूँ। रायना जो साख्त सी उसकी जानिब देख रही थी। अहमद खुद उससे दूर हुए शर्ट को जो हैंग की हुई थी
उसने उठाई हवा में उछालनी शुरू कर दी। रायना को अब सुकून मिला था। जब भी अहमद उसे छूता तब वो पत्थर सी बन जाती थी, उसकी जान एक मुट्ठी में बंद होकर रह जाती थी। आज पहली मर्तबा इतना अजीब महसूस हुआ था उसे। क्या कर रहे हो, दो मेरी शर्ट। रायना यूँ अहमद से वापस अपनी शर्ट मांगने लगी। रुक जाओ, अभी 2 मिनटों में सूख जाएगी। अब की मर्तबा अहमद ने मज़ीद ज़ोर से शर्ट को हवा में उछाला था, जो नीचे आने की बजाय सीधा जाकर कमबोर्ड पर गिर गई। ये क्या किया तुमने? रायना, जिसकी शौक से आंखें फटी की फटी रह गईं, उसकी शर्ट अब पहनने के काबिल नहीं बची थी। अब वो कैसे जाएगी यहाँ से? अहमद हमेशा उसका काम बिगाड़ा ही करता था। यूँ खूनखार नज़रों से रायना को अपनी जानिब देखते देख अहमद शर्मिंदा सा हुए। "को- को- कोई बात नहीं, तो तुम ऐसे करो कि मेरी शर्ट ले लो। अपनी नीले रंग की शर्ट फ़ौरन से वो उतारता रायना की जानिब करने लगा, खुद अपनी कट्स वाली बॉडी की परवाह किए बगैर। रायना एक नज़र उसे यूँ देखती फ़ौरन अपनी नज़रें झुका गई। आखिर क्यों बार बार मेरे सामने आते हो तुम, जब पता है तुमसे हर काम उल्टा ही होना होता है? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये शर्ट। रायना ने साफ मना कर दिया। पकड़ो और पहनो, मैं नहीं चाहता तुम्हें ऐसी हालत में कोई और भी देखे, वरना ना जाने कितने घरों के चिराग बुझ जाएंगे। अहमद, जो रायना पर किसी की नज़र पड़ती भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तभी ज़बरदस्ती रायना को अपनी शर्ट पकड़ा दी। तुम होते कौन हो? मेरी मर्ज़ी, मुझे चाहे जो मर्ज़ी देखे, बस तुम दूर रहो मुझसे। रायना शर्ट पहनती लापरवाही से बोली, जब अहमद उसकी शर्ट को दोनों साइड से पकड़ता एक ही झटके में अपने करीब खींचता। मेरे अलावा तुम्हें कोई और देख नहीं सकता, अपने नाम कर चुका हूँ तुम्हें। बस तुम्हारी हाँ की ज़रूरत है। खुद को दूसरों की नज़र से बचा कर रखना शुरू कर दो, और हाँ, आज से खुद को भी आईने में कम देखना। मुझे तुम्हारा भी तुम्हें देखना ज़्यादा पसंद नहीं। खुद शर्ट के बटन लगाते हुए वो उसे आखिरी मर्तबा अच्छे तरीके से समझा गया। तुम क्या पागल हो? क्यों पड़ गए हो मेरे पीछे? अगर मुझे बीमारी है, इसका मतलब ये नहीं मैं किसी के भी ये ड्रामे को देखकर इम्प्रेस हो जाऊंगी और अपना आप उसे सुपुर्द कर दूंगी। गलत फहमी है तुम्हारी। रायना किसी को अपना फ़ायदा उठाने नहीं देने वाली थी। यहाँ तुम पर तरस खा भी कौन रहा है? और वैसे भी वो बीमारी नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर का डर है, जो एक मर्तबा मेरे करीब आने से निकल जाएगा। अहमद ऐसा ही था, जो बात दिल में होती वो बोल दिया करता था। दोबारा ऐसी बकवास करने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। रायना वहाँ से जाने लगी, जब अहमद पीछे से उसे आवाज़ लगाता। दिल आ गया है तुम पर मैडम जी, ऐसी दिलचस्प किस्म की लड़की पहली मर्तबा जो मिली है मुझे। तैयारियां करना शुरू कर दो रात को जागने की, क्योंकि जब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में दाखिल हो गया तो हर रात तुम्हारी मेरे नाम हुआ करेगी। रायना अहमद की मज़ीद बात नहीं सुन सकती थी, तभी दरवाज़ा खोल वो बाहर निकल गई। अहमद के इरादे बिल्कुल सही नहीं लग रहे थे उसे। वही अहमद हंसता हुआ खुद भी बाथरूम से बाहर निकला। सारे स्कूल का स्टाफ हैरानगी से उन दोनों को देखने लगा, मगर किसी की अहमद को कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। सब जानते थे कितना बड़ा गुंडा है वो, सिवाय रायना के। सुबह के 7 बजे का वक्त था, जब तानिया काजिम शाह की बाजू पर सर रखे सोई हुई थी। एक ही कंफर्टर में वो रात भर की थकावट के बाद कुछ ही घंटे पहले सोए थे। तानिया अपने शाहजी की नाराज़गी को अच्छे तरीके से दूर कर चुकी थी। वो इतने अरसे से अपने अंदर जज्बात छुपाए हुए था, शिद्दतों की सूरत सारी दिखा चुका था वो। सुबह जल्दी उठने की आदी थी वो, तभी 7 बजते ही उसकी आंख खुल गई। इतने अरसे बाद अपने शाहजी को सहन किया था उसने, जिसका नतीजा हल्की सी बदन में थकावट पैदा करने का निकला था। शाहजी, गुड मॉर्निंग, चले जल्दी से अब उठ जाएं, जब तक मैं फ़्रेश होकर आती हूँ। काम पर नहीं जाना क्या? काजिम शाह की नाक के साथ अपनी नाक को टकराते उसने उसे उठने का कहा, जब कमर से वो उसे दबोचते हुए अपने ऊपर लिटा गया।
आज कोई कहीं नहीं जा रहा, आज का दिन भी बस मेरा होगा। ऐसे करते हैं, अपने बच्चों के लिए कोई आया रख लेते हैं जो उन्हें संभाल लिया करे। और तुम मुझे। तान्या, जिसे यूँ खुद के ऊपर लिटाने की वजह से वो अपने पेट के निचले हिस्से चुभन महसूस कर सकती थी। उसके सीने काजिम के सीने के साथ चिपक चुका था। वो समझ सकती थी इस वक्त भी काजिम शाह की तलब बढ़ रही है। कल जो कुछ भी हुआ वो तो कुछ नहीं था। शाहजी, आप बहुत बिगड़ने लगे हैं। हमारे बच्चों को हम पालेंगे, किसी के भरोसे कैसे छोड़ सकते हैं? और आपको भी काम नहीं करना है क्या? रेस्टोरेंट कौन चलाया करेगा? चलें अब जल्दी से उठ जाएं, मुझे भी तैयार होना है। पहले रात को बच्चे रोते रहते हैं और आपने मुझे जाने भी नहीं दिया। तानिया उसके सीने पर दबाव डालती उठ बैठी, मगर अभी भी वो उसके ऊपर ही बैठी हुई थी। तुम्हें सबका एहसास रहता है, यहाँ तक कि पौधों को कब क्या चाहिए होता है, परिंदों को कब दाना डालना होता है। लेकिन मेरी हालत क्या तुम समझ नहीं पाती, या फिर समझकर भी जानबूझकर इग्नोर करती रहती हो? यूँ खुद पर बैठी तानिया को गौर से देखते हुए उसने शिकवा किया। तानिया, जो काजिम शाह के अंदर पल पल में बदल रही हालत को अच्छे तरीके से महसूस कर पा रही थी, वो चुभन मज़ीद बढ़े ही जा रही थी। तभी वो उसके ऊपर से उठना चाहती थी। शाहजी, आपका एहसास बहुत है मुझे। तभी तो कल आपको मनाने की खातिर मैंने अपना डर बाहर निकाल फेंका, वरना आप जानते हो मुझसे ये सब नहीं हो पाता। अब प्लीज़ आप भी मेरा एहसास करें और मुझे जाने की इजाज़त दे दें। तानिया ने रिक्वेस्ट करने के अंदाज से काजिम से इजाज़त मांगी थी। मैं तुम्हें तभी इजाज़त दूंगा जब तुम मुझे सुकून दोगी। अब मैं यूँ बेचैन सा तो नहीं फिर सकता ना। यूँ क्यों, तुम इतनी खूबसूरत, जो इतने सालों में भी मैं तुमसे बोर नहीं हो पा रहा। काजिम शाह ऐसे तो तानिया को नहीं जाने देने वाला था। आप क्यों हर बात में ज़िद करते हो? देखिए, मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है, भूख लगी है उन्हें। अपने सीने को अचानक से नम होते देख वो परेशान सी होती काजिम के ऊपर से उठने लगे। जब काजिम उसे कमर से पकड़े बिस्तर पर गिराता, कहा ना, तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। मुँह के पास निवाला लाए बगैर खिलाए जाना क्या अच्छी बात होती है? आई प्रॉमिस सिर्फ 10 मिनट लूँगा, उसके बाद तुम जा सकती हो। ताने के कान के नज़दीक झुके उसने 10 मिनट मांगे थे, न जाने क्यों, मगर वो अब ज़िद करने लगा था। तानिया का ज़्यादा वक्त मांगने लगा था वो। काजिम शाह की हालत को समझती वो पलकें झपका गई, मगर उससे पहले कि मज़ीद गुर्बतें काजिम बढ़ाता, उसे किसी अनजान नंबर से फ़ोन आया। तानिया मोबाइल उठाए उसे पकड़ाने लगी कि कहीं कोई ज़रूरी कॉल ना हो, मगर काजिम उसके हाथ से मोबाइल छीनता। मुझे इन 10 मिनट्स में किसी भी किस्म की डिस्टर्बनेस नहीं चाहिए। मगर कॉल कटने की बजाय उसका फ़ोन ओके पर लग गया। कॉल उठा हो गई। हेलो मिस्टर काजिम शाह। वो लिसा थी जिसने फ़ोन को उठा लिया था। बड़े स्टाइल से वो बात करने लगी, मगर उसके कानों में पड़ने वाली आवाज़ें मानो उसे चुकाने का सबब बनी थी। शाहजी प्लीज़ आहिस्ता, मेरा सीना उछलने की वजह से दर्द करने लगता है। मुसलसल बेड के हिलने की आवाज़, वही ताने की सिसकियाँ, यूँ अपने शाहजी की हर शिद्दत पर सिसकना, उसे रोकना, सब कुछ लिसा सुन पा रही थी। ये शादीशुदा है, वो न जाने क्या समझ बैठी थी। अब जाकर उसे सच पता चला था। मुसलसल फ़ोन कान के साथ लगाए वो तान्या की हर सिसकी को खुद महसूस करने की कोशिश कर रही थी। तुम पर सिर्फ़ और सिर्फ मेरा हक होना चाहिए था, मगर कैसे तुम किसी और से शादी कर सकते हो? ये सिसकियाँ तुम्हारी कुर्बत में मेरे मुंह से निकलनी चाहिए थी, मगर वो हक तुम किसी और को दे चुके हो। नहीं, नहीं, मज़ीद उसका पागलपन बढ़ने लगा था। लिसा को जो जो इंसान पसंद आया वो उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की आदी थी, चाहे चंद दिनों के लिए ही क्यों ना उसे अपने पास रखे। वहीं आज तानिया का तड़पना मज़ीद उसे बेचैन कर गया था। काजिम शाह का जोश मज़ीद उसे अपनी जानिब मुतवज्जो करने का सबब बना था।
तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे हो। जितना तुम मुझसे मिलने में देरी हो रही है, इतनी ही मेरी बेचैनी तुम्हारे लिए बढ़े जा रही है। बिस्तर पर लेटती वो तकिया उठाए अपने घुटनों में दबाती खुद काजिम शाह का तसव्वुर करती तड़पना शुरू हो गई। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। जो बेचैनी आवाज़ों से उसके अंदर बढ़ चुकी थी, उसको थोड़ा कम करने की कोशिश कर रही थी। बहुत झूठे हैं आप, 10 मिनट का कहा था, मगर आधे घंटे बाद भी मुझे छोड़ने का इरादा नहीं था आपका। मैं ना आपकी शिकायत लगाऊंगी। तानिया जो मुश्किल से काजिम शाह से बचकर फ्रेश हो पाई थी। अच्छा जी, तो किससे लगाओगी तुम मेरी शिकायत? काजिम शाह ने तजस्सुस से पूछा। मैं आपकी शिकायत आपके बच्चों से लगाऊंगी। अभी बेचारे वो छोटे हैं ना, चल नहीं सकते, इसी वजह से आप अपनी मनमानियाँ करते हो। लेकिन जब वो बोलना और चलना शुरू कर देंगे, फिर देखना कैसे वो आपको और मुझे तंग किया करेंगे। 1 मिनट के लिए भी तन्हा नहीं रहने दिया करेंगे वो हमें। तानिया जिसकी दुनिया यही थी, उसका शौहर और बच्चे। बेगम, तुमने देखा ही होगा, जिनके छोटे घर होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, मगर फिर भी उनके यहाँ एक बच्चा लाजमी पैदा हो जाता है। कैसे? काजिम ने बातों बातों में उसे समझाया था कि वो बाज नहीं आने वाला। आप बिल्कुल अच्छे शौहर नहीं हो, तानिया ने मुंह बनाते हुए कहा। जब काजिम चौंकते हुए, क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं अच्छा शौहर नहीं हूँ? तुम बिल्कुल अच्छी बीवी नहीं हो, बोरिंग हो चुकी हो तुम। काजिम ने उल्टा तानिया को ही बोरिंग कह दिया। मैं बोरिंग हो चुकी हूँ? लेकिन फिर आप मेरी बातों पर हंसते क्यों हो? तानिया जो लड़ाई ही करना शुरू हो गई। वो तो तुम्हारी बचपने वाली बातों पर हंसना ही पड़ता है यार, लेकिन अब तुम बड़ी हो चुकी हो, थोड़ा सीखो बाकी लड़कियों से, कैसे वो रहती हैं। तुम देखा करो, बता दो, आज तक कभी खुद के शॉपिंग की है तुमने? हमेशा मैं ही अपनी पसंद के कपड़े दिलवा देता हूँ। कभी तुमने मेरे लिए बनाव सिंगार किया है? कितना कुछ ला कर देता हूँ तुम्हें, उसे इस्तेमाल किया करो। माना कुदरती बहुत हुस्न दिया है अल्लाह ने तुम्हें, अगर तुम्हारा ख़ास मेरे लिए संवार लिया करो थोड़ा खुद को, तो मैं बेचारा खुश हो जाया करूँगा। कभी कुछ ख़ास मेरे लिए पहना करो तुम्हें, या फिर कभी खुद मेरे करीब आने की कोशिश किया करो यार। मेरी भी कुछ ज़रूरतें होती हैं जिसे तुम्हारा पूरा करना फ़र्ज़ है। अब तुम्हारे बच्चों जैसी बातें सुन सुन कर थक चुका हूँ मैं। काजिम शाह जो बात करते हुए लिसा का तसव्वुर कर रहा था, जिसकी तस्वीरें रात में ही देखी थी उसने, कि कितनी बेबाक किस्म की लड़की है वो। तानिया की रोने वाली शक्ल हो गई। इतने अरसे से काजिम ने ये सब बातें दबा कर रखी हुई थी जो आज वो बोल रहा था। आप बोल देते, मैं तो वही करती हूँ ना जो आप कहते हो। तानिया की बातें भी दुरुस्त थी। सब बातें मैं ही बताऊँ क्या? तुम खुद भी तो कुछ सीखा करो। ड्रामे देखती हो ना, वहाँ से कुछ सीख लिया करो। ड्रामों में तो साड़ियाँ पहनती हैं हीरोइनें और सास बहू की लड़ाइयाँ दिखाते हैं। मेरी तो सास भी नहीं है। तानिया जो काजिम शाह के इतनी बातें सुनाने के बाद भी ऐसी बात कह गई। तुम कभी नहीं बदल सकती। सास बहू की लड़ाइयों के अलावा भी मियाँ बीवी की हरकतें भी दिखाई जाती हैं, उनका बनाव संगार, उनकी बातें, उन पर भी कभी गौर कर लिया करो। अब जाओ, बच्चों को ही संभालो। काजिम का मूड ही ख़राब कर दिया था तानिया ने। वो उसे बदलना चाहता था, बाकी लड़कियों के जैसा देखना चाहता था, मगर कैसे? अचानक से वो बेचारी खुद को बदल सकती थी। उठता हुआ खुद वो फ्रेश हुए काम पर जाने लगा। जब ताने ने उसे नाश्ता करने को कहा, मैं वहीं से खा लूँगा, देर हो रही है मुझे। काजिम जो अभी भी सही तरीके से तानिया से बात नहीं कर रहा था। आपको क्या हो गया है? आप जो जो कहते हो मैं वही तो करती हूँ ना। कल आपकी मर्ज़ी चली, सुबह आपकी मर्ज़ी चली, फिर भी आप नाराज़ हो। तानिया ने चिढ़ते हुए कहा। हाँ, तुम मेरी बात मानती हो, लेकिन अब थोड़ा खुद को बदलो भी। कैसे कपड़े पहनती हो तुम? जो अच्छे कपड़े मैं तुम्हें दिलवाता हूँ, उसे पहनने की बजाय ये इतने खुले खुले फ्रॉक पहनकर अपनी खूबसूरती क्यों छुपाती हो? और ये बाल, उनको खुला छोड़ा करो, ये आज़ादी के लिए ही बने होते हैं, क्यों बांध कर रखती हो इन्हें? काजिम अपनी बेगम को फैशन करते देखना चाहता था, और थोड़ा खर्चा भी मेरा करवा दिया करो ब्यूटी पार्लर जाकर।
कासिम ने असली वजह बता दी उसकी नाराज़गी की। आपको शौक़ है ना खर्चे करने का, तो ठीक है, अब आप तैयार है ना, वो खर्चे करवाऊंगी मैं कि आप पछताओगे। मैंने अपनी मासूम कंजूस बीवी को क्यों बिगाड़ा। तानिया को भी अब गुस्सा आ चुका था। बिगड़ ही ना जाना, तंज करता कासिम खुद घर से निकल गया। बहुत सुन ली मैंने उनकी बातें। अगर उनको वो बाकी लड़कियों की तरह अपनी बीवी चाहिए तो ठीक है, बन जाऊंगी मैं वैसी अच्छी बीवियों की। कदर ही नहीं करता कोई यहाँ पर। काजिम शाह हमेशा से ही ऐसा था, तभी अपनी बीवी भी उसे फैशन करने वाली ही चाहिए थी, और यही वजह थी जो तानिया को वो बदलने का कहने लगा था। गाड़ी चलाए वो अपने रास्ते पर जा रहा था जब अचानक से बिल्कुल उसके सामने गाड़ी आकर रुकी। अचानक से काजिम ने ब्रेक लगाई। पागल हो क्या, गाड़ी चलानी नहीं आती? गुस्से से वो दरवाज़ा खोल गाड़ी से बाहर निकलता उसके पास आया था। वो महंगी गाड़ी थी जिसके बंद शीशों में अंदर कौन बैठा है काजिम नहीं देख पा रहा था, मगर उसके पास जाते ही वो गाड़ी काजिम पर धुआं उड़ाती वहाँ से निकल गई। मुझसे बदतमीज़ी छोड़ूंगा नहीं इस बात को। काजिम अपनी अना पर ले गया था, तभी खुद भी अपनी गाड़ी में बैठता वो तेज़ रफ्तार में उसे दौड़ाने लगा। वो इस अनजाने गाड़ी के पीछे लग चुका था। काजिम शाह जो फुल तेज़ स्पीड से गाड़ी चला रहा था उसमें तो माहिर था वो। पुराने दिन याद आ चुके थे उसे, चूँकि तानिया के उसकी ज़िंदगी में शामिल होने के बाद सब काम उसने छोड़ दिए थे। वो इस अनजानी गाड़ी के बिल्कुल नज़दीक पहुंचने ही वाला था जब वो गाड़ी वीरान जगह रुक गई। काजिम ने भी ब्रेक लगा दी, बल्कि उसके सामने, बिल्कुल उसके सामने, ताकि अब वो भाग ना सके। काजिम जो इस गाड़ी के पास आए विंडो पर नॉक किए, उसे बाहर निकलने का कहा। जब दरवाज़ा खोल सफ़ेद शर्ट और नीले रंग की जीन्स पहनी लड़की बाहर निकली थी। तुम तो वही हो ना? काजिम जो एक नज़र देखकर उसे पहचान गया। याद रखा हुआ है मुझे, मगर रिक्वेस्ट अभी तक कबूल नहीं की मेरी। उसने पहला शिकवा ही यही किया था। ओह हाँ, मैं भूल गया था, लेकिन तुमने ऐसी हरकत क्यों की मेरे साथ? क्या ये बात बताने के लिए? काजिम जो इस लड़की का ख्वामखा उसके पीछे पड़ जाना समझ नहीं पा रहा था। जब लिसा उसकी शर्ट के फ्रंट जेब में से मोबाइल निकालती, करने वाला काम फ़ौरन कर लेना चाहिए। चेहरा दिखाओगे अपना? मोबाइल को काजिम के चेहरे के बिल्कुल सामने किए वो मोबाइल लॉक को खोलती फ्रेंड रिक्वेस्ट कबूल करने लगी। ऐसी हरकत भला कौन कर सकता है? ये किन की तस्वीरें लगाई हुई हैं वॉलपेपर पर? तानिया और बच्चों की तस्वीर देख लिसा ने सवाल पूछा। ये मेरे बीवी बच्चे हैं। अगर आपने ज़बरदस्ती अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली हो तो वापस कर दे मेरा मोबाइल, मुझे काम पर भी जाना है। काजिम ने उससे अपना मोबाइल मांगा। काम पर बाद में भी जाया जा सकता है, इतनी दूर मेरा पीछा करते हुए आए हो तो कुछ देर मेरे साथ भी बिता लो। वो मोबाइल काजिम की जानिब कर गई, मगर जानबूझ के उसके पकड़ने से भी पहले खुद उसे नीचे गिरा दिया। ओह सॉरी, ये क्या हो गया? खुद ही मोबाइल को उठाती वो माफ़ी मांगने लगी। जो स्क्रीन पर ताने की तस्वीर लगी हुई थी टूट गई थी अब। मेरा मोबाइल जानती हो कितना कीमती था मेरे लिए? काजिम खुद गुस्सा होने लगा जब लिसा सॉरी कहती, खुद अपना मोबाइल उसकी जानिब करती। तुम तब तक ये रख लो, गलती मुझसे हुई है तो मैं ही उसे सही करूँगी। लिसा जानबूझ के अपना मोबाइल उसे पकड़ा रही थी। नहीं शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए। काजिम ने इनकार कर दिया। यूँ किसी लड़की का फ़ोन वो क्यों लेता? इट्स ओके, बिल्कुल नया लिया है मैंने, बस कुछ तस्वीरें ही होंगी उसमें मेरी। वैसे भी तब तक उसे मेरी इमानत समझ कर रख लेना जब तक नया फ़ोन मैं नहीं दिलवा देती। काजिम के हाथ में ज़बरदस्ती वो मोबाइल पकड़ा गई। मैं चलता हूँ। काजिम का मूड अब भी ख़राब था। उसका मोबाइल ख़ास था उसके लिए, चूँकि तानिया ने अपनी पहली कमाई उसको तोहफ़ा दिया था जो लिसा की वजह से टूट गया था। काजिम के वहाँ से जाते ही वो उसके टूटे हुए मोबाइल को अपने चेहरे से छूती हुई। तुम्हें काजिम छूता होगा अपने हाथों से, बहुत खुशकिस्मत हो तुम। वो इस अंदाज से मोबाइल को अपने रुखसार के साथ रगड़ रही थी जैसे कि काजिम का हाथ इस जगह। मगर ताने के मुतल्लिक अचानक से उसका सोचना लिसा को गुस्सा दिलवाने का सबब बना। कौन है ये लड़की जिसके पीछे इतना पागल है? ये उसकी तस्वीर लगाई हुई है। मिलना पड़ेगा मुझे इससे भी। और ऐसी ही थी
किसी के पीछे एक मर्तबा पड़ जाए फिर आसानी से उसकी जान नहीं छोड़ती थी। रात के 3 बजे का वक्त था जब बारिश में भीगा सलार मलिक घर वापस लौटा था। बारिश से बचने के लिए उसने रेन कोट पहना हुआ था। घर में दाखिल हुए वो रेन कोट उतार हैंग करता अपने कमरे में लौटा था। न जाने किस काम को करने की खातिर वो इतनी रात तक बाहर मौजूद था। आलिया सोई हुई थी अपने कमरे में। बारिश होने की वजह से मौसम ठंडा था, तभी टांगों तक कंफर्टर खुद पर ओढ़ा हुआ था उसने। वो सोच रही थी कि आज सलार बाहर रहेगा तो वो उसकी जगह बेड पर सो जाएगी। तभी सलार के वापस घर लौटने से भी बेखबर वो वैसे ही सोई हुई थी। जब सलार यूं उसे सोए देख उसके पास जाकर बैठ गया। आलिया बिल्कुल सीधी लेटी हुई थी। उसकी खूबसूरती में अभी तक इजाफा ही हो रहा था। तीखे नकूश भरे होंठ, सफ़ेद गाल, वो किसी भी साइड से एक बच्ची की माँ तो बिल्कुल नहीं दिखती थी। सलार मलिक अपना हाथ उसके चेहरे के नज़दीक ले जाता। जो बालों की जुल्फ़ें उसके चेहरे पर गिरी हुई थी उन्हें हटाने लगा। उसके रुखसार से अपनी उंगलियों का लगना उनकी उनकी नरमाहट को बयान कर रहा था। अभी भी इतनी ही नरम और मुलायम थी वो जितनी 13 साल की उम्र में हुआ करती थी। ना चाहते हुए भी सलार उसके लबों पर अपने अंगूठे को फेरता उनको सहलाने लगा। उनकी खूबसूरती की असल वजह सलार मलिक खुद था। बहुत खूबसूरत थे ये, उसे बहुत पसंद थे उसे ये, जिन्हें आज यूँ दूर दूर से वो सहलाने पर मजबूर। अब ज़बरदस्ती वो आलिया को हासिल नहीं करना चाहता था बल्कि उसके जीता था। आलिया जो नींद में थी, खबर कि उसका दुश्मन उसके पास मौजूद है, तभी अपना अंगूठा वो उसके मुंह के अंदर डालने लगा। नींद में आलिया अनजान कुछ महसूस नहीं कर पा रही थी, बल्कि सलार के अंगूठे को मुंह के अंदर ले जाए वो चूसने लगी। अपनी ख्वाहिशात सलार पूरी कर रहा था इस तरह से। तभी वही अंगूठा वो अपने मुंह में लिए चूसने लगा। ये मीठा जायका बेहद पसंद था उसे। तभी आलिया के चेहरे पर अपना झुकाव करता वो खुद पर इख्तियार सा खोए उसकी सांसों को जकड़ने ही वाला था जब आलिया की आंख खुल गई। यूँ सलार को खुद पर झुके देख वो शदीद घबरा गई थी। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सलार को परे धकेलती खुद वो बेड ग्राउंड के साथ जा लगी। वो मैं देख रहा था कि तुम सो रही हो। सलार जो अचानक से बहाना ना आने पर झूठ बोल गया। ऐसे पता करना था कि मैं सो रही हूँ या नहीं। तुम बाहर गए हुए थे तभी तुम्हारे कमरे में आकर सो गई। इसका मतलब ये नहीं कि सब भूलकर तुम्हें अपना लिया है मैंने। आलिया ने उसकी गलतफहमी को दूर करना चाहा था। ये हमारा कमरा है और मैं तुम्हारा शौहर हूँ। तुम ऐसे क्यों दिखाती हो जैसे कि मैं कोई दुश्मन हूँ, कोई गैर हूँ? आज दिखाना ना। आज मैंने खुद को बदलने की कोशिश की है और मैं बदलूँगा भी। मगर तुम अब भी वैसे की वैसी ही हो। अगर मैंने छू भी लिया तुम्हें तो क्या हो जाएगा? सलार मलिक जो पहले ही गुस्से का इतना तेज़ था, अब भी आलिया को बातें सुनाने लगा। मुझे नहीं पसंद तुम्हारा छूना, बस बात ख़त्म। और एक मर्तबा तुमने कुछ नहीं किया तो क्या हो गया? बाद में भी क्या तुम ऐसे ही रहोगे? ये दिखाना है तुम्हें। आलिया को सलार की बात पर यकीन नहीं आ पा रहा था। मैं बदलूँगा। शायद तुम मुझे मजाक में ले रही हो। और ये तुम क्या होता है? शौहर हूँ तुम्हारा, इज़्ज़त से आप कहकर पुकारा करो मुझे। कितनी मर्तबा इस बात को तुम्हें बताना पड़ेगा? सलार को आलिया की बदतमीज़ियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। जब तुम इस काबिल बन जाओगे तो इज़्ज़त और मोहब्बत दोनों दे दूँगी तुम्हें। अब जाओ, मुझे सोना है। आलिया जिसकी आँखों में अभी भी नींद तारी थी। सलार को यहाँ से जाने का कह वो आज यहाँ सोना चाहती थी। तो सो जाओ, मैंने रोका हुआ है क्या तुम्हें? सलार खुद उस जगह लेटता आलिया को अपने पास सोने का कहने लगा। तुम जाओगे यहाँ से तभी तो मैं सो सकूँगी। अब उठो और जाओ कमरे से बाहर।
आलिया जो पूरा जोर लगाए सलार को बेड से नीचे उतारने की कोशिश करती उसे यहाँ से जाने का कहने लगी। मसला तुम्हें है, मुझे नहीं। मेरे पास भी सो सकती हो तुम। सलार जो साफ बता दिया था उसने, वो तो यहाँ से नहीं जाने वाला। अभी तो कह रहे थे कि तुम बदल गए हो, फिर अब क्या हो गया है? क्यों कर रहे हो मुझे परेशान? तुम जानते हो मैं तुम्हें पास किसी भी सूरत नहीं तुम्हारे पास सो सकती, क्योंकि तुम तो आदी हो नींद में फ़ायदा उठाने के। आर्या ने पुरानी बात को याद करते हुए कहा। वो तब की बात थी और ये मत भूलो इस रात तुम भी अपने होश में नहीं थी और मुझसे ज़्यादा तुमने इस रात को एंजॉय किया था। सलार जो खुद अच्छे तरीके से इतने साल पहले की बात अब तक याद रखे हुए था। शर्म करो, इस उम्र में झूठ बोल रहे हो। आज तक मेरी मर्ज़ी एक बार भी शामिल नहीं हुई है। क्या कहा? तुम्हारी मर्ज़ी? अच्छा, तो तब जंगल में भी क्या तुम्हारी मर्ज़ी शामिल नहीं थी? सच कहो तो तुम सिर्फ मुझसे नफ़रत का दिखावा करती हो। दिल में मेरे लिए मोहब्बत अभी भी मौजूद है। सलार मलिक की बात आलिया को तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। वो जंगल वाली बात यहाँ क्यों शामिल कर रहे हो? मैंने तब भी तुमने मुझे कटवाया था सांप से। जानते थे सांप के डंक की हुई है जिसका असर मुझ पर भी हो गया था। आलिया जो चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानने वाली थी कि हाँ वो कई मरतबा सलार के करीब अपनी मर्ज़ी से आई है। नहीं करती हो मोहब्बत मुझसे तो ठीक है, फिर सो जाओ मेरे पास। रोज़ाना कमरे से बाहर क्यों सोती हो? अगर खुद पर इतना ही भरोसा है तो हम एक जगह पर भी सो सकते हैं। सलार ने तो उससे चैलेंज ही कर डाला था। खुद पर भरोसा है मगर तुम पर नहीं। अब की मरतबा भी इल्ज़ाम उसने सलार पर ही लगा दिया था। जब सलार उसे बाजू से पकड़े खुद पर गिराता। अगर मैं इतना ही बुरा होता तो हर रात अपने जज्बात दबा दबा कर मुझे सोना नहीं पड़ता, वरना वाकिफ़ तो तुम हो ही मुझसे। ऐसी कोई रात नहीं हुआ करती थी जो तुम्हारी कुर्बत को बगैर पाए मैं सो जाया करता था। मगर अब मज़ीद तुम्हें ज़बरदस्ती हासिल नहीं करना चाहता, मज़ीद तुम्हें नफ़रतें नहीं दिखाना चाहता। तुम्हारी मर्ज़ी चाहिए मुझे, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे। क्या इतना ही बुरा हूँ मैं जो तुम मुझे इस काबिल भी नहीं समझती हो? सलार जो आलिया को लाजवाब कर चुका था। छोड़ो मुझे। आलिया जो बगैर उसकी बात का जवाब दिए उसे खुद को छोड़ने का कहने लगी। पहले मुझे जवाब चाहिए। क्या कभी तुम्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मैं इतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ? क्या कभी मेरे लिए मोहब्बत का जज्बा तुम्हारे अंदर पैदा नहीं हुआ? सलार जो सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था। जब आर्या पूरा जोर लगाए सलार पर से उठती। मैं जा रही हूँ बाहर, सो जाओ यहाँ पर। वो इन सवालात से जान छुड़वाने की खातिर कमरे से ही बाहर जाने लगी। जाओ जाओ, मगर मेरे सवाल का जवाब तुम्हें देना ही होगा, चाहे जितना ही क्यों ना भाग लो तुम। सलार जानता था अगर इतनी ही नफ़रत आलिया के अंदर भरी पड़ी है तो क्यों अब तक वो यहाँ उसके साथ रह रही है? क्यों वो सलार उसकी बेटी को छोड़कर नहीं भागी? और अब भी सलार के सवाल का जवाब दिए बगैर कमरे से चली गई। जिस बात का जवाब इंसान ना देना चाहे, जो जवाब उसके अपने लिए बेहतर ना हो, तभी इंसान भागता है उससे। अकेली वो सोफे पर जाकर बैठ गई। जब सुबह सुबह लैंडलाइन पर किसी की कॉल आई। हेलो, कौन? आलिया की नींद इस फ़ोन से ही खुली थी। आलिया? वो मरियम थी जो रोई जा रही थी। इससे बात भी नहीं की जा रही थी। क्या हुआ मरियम? तुम रो क्यों रही हो? आलिया खुद घबरा गई, दिल ही दिल में दुआएं करना शुरू कर दी। आलिया, वो मेरे शौहर की किसी ने जान ले ली। वो सारी बात तफसील से बताती, जिसे सुन आलिया के अपने होश उड़ गए। ऐसा कौन कर सकता है? क्या तुमने देखा था उस इंसान को? आलिया ने तजस्सुस से पूछा। नहीं, उसने अपना चेहरा ढांपा हुआ था। मैं नहीं जानती वो कौन था और क्या दुश्मनी थी उसकी हमसे। पुलिस को बताया है, वो तफ्तीश कर रही है। क्या पता वो तुम्हें ही बुलाए। मरियम, जिसकी नई नई मोहब्बत की शादी हुई थी और किसी ने उसका घर उजाड़ दिया था।
मरियम, तुम खुद को संभालो, मैं आती हूँ तुमसे मिलने। आलिया, जिसके दिमाग में खुद अलग अलग से वहम आने लगे थे जब सलार कमरे से बाहर आया। क्या हुआ? सुबह सुबह किससे फ़ोन पर बात कर रही हो? उसका मूड काफ़ी खुशगवार था। मरियम की कॉल थी। रात को रास्ते में किसी ने जाहिद की जान ले ली। आलिया ने सलार को बात बताई जो उसके चेहरे के तासुरात बदलने का सबब बनी। क्या दुश्मनी हो सकती थी उनकी, और हमारे घर आने के बाद ही ऐसा मामला क्यों हुआ? आलिया शक की नज़र से सलार को देखने लगी थी। क्या पता उसके कितने दुश्मन हो, एक ने ऐसा काम कर दिया होगा। ये कोई मामूली सी बात नहीं है जो तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। मुझे मरियम के पास जाना है। आलिया को सलार का रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। तो क्या अब मैं रोना शुरू कर दूं? और तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इन सब मामलों से दूर ही रहना चाहिए। सलार ने उसका जाना भी रोक दिया। मैं जाऊंगी, वो मेरी कज़न है। आलिया अपना फ़ैसला सुना चुकी थी। ठीक है, फिर मैं भी साथ चलूँगा। सलार खुद भी उसके साथ जाना चाहता था। क्यों? तुम तो इन सब मामलों से दूर रहते हो, फिर मेरे साथ चलने का मकसद? चूँकि मेरी बीवी जो ज़बरदस्ती इन सब में घुस रही है, तो मुझे अपने शौहर होने का फ़र्ज़ तो पूरा करना ही पड़ेगा। मैं जाकर तैयार होकर आता हूँ। सलार अपने कमरे में चला गया। जब आलिया ने हैंग किए रेन कोट की जानिब देखा। कल रात सलार भी घर से बाहर गया हुआ था। कहीं इन सब के पीछे यही तो नहीं? आलिया जो सोच कर ही खौफजदा सी हो चुकी थी कि उसके शौहर ने तो ये काम नहीं किया। वो इतना तो जानती थी सलार कुछ भी कर सकता था, मगर इस हद तक भी गिर जाएगा, ये बात उसे खटक रही थी। अस्सलाम वालेकुम मेरी राजकुमारियों। आपकी छोटी सी राइटर का छोटा सा दिल आप लोगों ने तोड़ दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मनाऊंगी, क्योंकि मुझे तो आप सबसे मोहब्बत है ना। लॉन्ग सी एपिसोड मैंने लिख दी है जिसमें काजिम शाह बहुत बिगड़ चुका है। आपने पढ़ा होगा, वो बस अपनी बेबी गर्ल को बाकी लड़कियों के जैसे बनाना चाहता है, जबकि इंसान अपनी हरकतें कैसे बदल सकता है। तानिया तो क्यूट सी लड़की है, वो कैसे बेबाक किस्म की लड़की बन सकती है। ऊपर से ये जो सस्पेंस आ गया है वो अलग आपका सर चकरा देने वाला है। क्या वाकई में सलाम मलिक पागल हो चुका है, या फिर कोई और है इस सब के पीछे? जल्दी से आप खुद सोचकर बताएं कि कौन हो सकता है। बाकी अहमद और रायना की कहानी तो आप सबको अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर करने वाली है। उसे लिखते हुए आपकी छोटी सी नन्ही सी राइटर बिगड़ने वाली है। तो जब तक उनकी कहानी शुरू होती है, जल्दी से चैनल को बहुत सारा सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है उनको मेरा बहुत सारा लव यू, और जिन्होंने नहीं किया वो मेरे लव यू से महरूम रहेंगे। अब सोच लें, आपकी छोटी सी राइटर का काम को ना करने के बदले आपको मेरा लव यू नहीं मिलना।